कि मई जून का 48 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वाली गर्मी हो या अगस्त सितंबर के रिकॉर्ड तौर बारिश हो, किसी भी डायरेक्ट सेलर के लड़ने के जज्बे को कम नहीं कर सकी। 6 महीने के बच्चे से लेकर 70 वर्ष के बुजुर्ग तक सभी हर परिस्थिति में डटे रहे। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय 90 के दशक में भारत में आया था। यह व्यवसाय सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हुआ। इस व्यवसाय ने न केवल हमारे लिए सामाजिक लाभ दिए, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था तथा सरकार के लिए बहुत कुछ किया। जोखिम न होने के कारण बहुत से लोग अपने व्यवसाय आरंभ कर सके और अपने सपनों को साकार कर सके। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के जरिए आज के समय में लाखों लोगों की जिंदगी बेहतर बनी है। लाखों लोगों ने अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी दी है। लाखों लोगों ने अपने बच्चों का भविष्य को उज्जवल बनाया है और ये सब मुमकिन हुआ है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की वजह से। दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट ने 2016 में डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर गाइडलाइंस बनाया और 2021 में डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर रूल्स ऑफ रेगुलेशन लेकर आई। दोस्तों, एक समय था जब लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को अहमियत ही नहीं देते थे, कारण उस समय डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर गवर्नमेंट के कोई दिशा निर्देश नहीं थे और इसी का लाभ उठाकर बहुत सारी चिट फंड कंपनियां आई और डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग की छवि को और खराब कर दिया। लेकिन आज डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की एक अलग पहचान है। रूल्स ऑफ रेगुलेशन आने के बाद डायरेक्ट सेलिंग के प्रति लोगों की सोच बदली है और आज डायरेक्ट सेलिंग को एक कैरियर के रूप में देखा जा रहा है। आज अगर आप गर्व से कहते हैं कि मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करता हूं, आज अगर आप डायरेक्ट सेलिंग को कैरियर के रूप में चुने हैं, आज अगर डायरेक्ट सेलिंग इस मुकाम पर पहुंचा है, तो इसके पीछे कई डायरेक्ट सेलिंग लीडर्स का संघर्ष, मेहनत और त्याग शामिल है, जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को मान्यता दिलवाने के लिए संघर्ष किया, अनशन किया। तब जाके इंडियन गवर्नमेंट ने इस पर रूल्स ऑफ रेगुलेशन बनाया। आज डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में लाखों करोड़ों कमाने वाले लीडर्स, सक्सेसफुल लीडर्स को तो सभी जानते हैं, लेकिन जिन लोगों के संघर्ष की वजह से आज डायरेक्ट सेलिंग को एक पहचान मिली, ऐसे लीडर्स को शायद ज्यादा लोग नहीं जानते हैं। और आज के वीडियो में हम ऐसे ही एक शानदार लीडर के बारे में जानेंगे, जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है डायरेक्ट सेलिंग को इस मुकाम पे पहुंचाने के लिए। और वो डायरेक्ट सेलिंग के दिग्गज लीडर हैं सुरेंद्र वत्स सर। सुरेंद्र वत्स सर हिंदुस्तान के आदर्शवादी, वो सभी को एक साथ लेकर चलने वाले लीडर के रूप में जाने जाते हैं। ये 19 सालों में 10 लाख से ज्यादा लोगों को अपने प्रेरणादायक वक्तव्यों से लाभान्वित कर चुके हैं। डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय को हिंदुस्तान में एक नई दिशा देने में इनका अमूल्य योगदान रहा है। इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर वेलफेयर एसोसिएशन के फाउंडर, प्रेसिडेंट के रूप में इंडस्ट्री की सेवा की है। ये आज एफडीएसए, फिकी जैसी प्रतिष्ठित संगठनों से जुड़कर डायरेक्ट सेलिंग उद्योग के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। इनके यूट्यूब चैनल चैट विद सुरेंद्र वत्स ने सभी कंपनियों के लीडर्स को एक मंच पर लाने का साहसिक कार्य किया है। सुरेंद्र वत्स सर हर मंगलवार रात्रि 8 बजे किसी एक कामयाब व्यक्ति का इंटरव्यू लेते हैं। डायरेक्ट सेलिंग के सैकड़ों सक्सेसफुल लीडर्स के इंटरव्यू के वीडियोज आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें उन्होंने अपने अपने जर्नी के बारे में बताया है, कैसे उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत की, किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, कैसे उन्होंने उनका सामना किया और आगे बढ़े, और आज वो लोग डायरेक्ट सेलिंग के टॉप पर पहुंचे। कुल मिलाकर अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को कर रहे हैं तो ये सभी वीडियोज आपको देखनी चाहिए। इससे आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा, आपको डायरेक्ट सेलिंग को समझने और करने में काफी मदद मिलेगी। दोस्तों, सुरेंद्र वत्स सर का जन्म हरियाणा के जिंद में हुआ था। एमए और बीएड की पढ़ाई दिल्ली के विश्वविद्यालय से की। शिक्षा समाप्त करने के बाद 1996 में शिक्षण कार्य शुरू किया। 1997 में केबल नेटवर्क ऑपरेटर के रूप में कार्य की शुरुआत की और 2000 के दशक में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़ गए। 2001 से आज तक डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में काम कर रहे हैं। महत्वाकांक्षी लड़ने की भावना के साथ विचारशील, जबरदस्त धैर्य रखने वाला सिस्टम की कल्पना करने और उसके बाद उसके सफल अमल में लाने की उल्लेखनीय क्षमता के साथ नेतृत्व क्षमता भी उनके अंदर है। 2012 के दौरान सरकार से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के लिए दिशा निर्देशों और कानूनों की मांग को लेकर राजस्थान में साल भर चले आंदोलन का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर कार्यरत रहते हुए डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय कानून के लिए राज्य स्तरीय आंदोलन को राष्ट्रव्यापी आंदोलन तक बढ़ाने के लिए सभी प्रयास उन्होंने किया।
साथ ही डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को उद्योग के रूप में मान्यता दिलाने के लिए भी काम कर रहे हैं। बीएड पूरा करने के बाद 1994 के दौरान पहचान बनाने की प्रबल इच्छा के साथ बड़े सपने और आकांक्षाएं हमेशा की तरह खिल रही थी। अध्यापक के रूप में नौकरी 1 वर्ष तक जारी रही। तब तक यह स्पष्ट हो गया था कि न तो यह नीति थी और न ही चलने का मार्ग। आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए शिक्षण कार्य अपर्याप्त था, इसलिए बिजनेसमैन बनने का फैसला किया और 1997 में केबल नेटवर्क ऑपरेटर के रूप में शुरुआत की। कड़ी मेहनत का फल मिला, लेकिन बेचैनी जारी रही। वर्ष 2000 के दौरान डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की एक बैठक के विचार, प्रक्रिया और जीवन को अच्छे के लिए बदल दिया। एड ऑन लाभ के रूप में खरीदे गए उत्पादों के साथ साथ ग्राहक को व्यावसायिक अवसर दिखाने का विचार मन में गहराई से घुस गया और जबरदस्त प्रभाव डाला। उस दिन के बाद से आज तक पूरा समय बुनियादी जरूरतों के उत्पाद बेचने वाली एक कंपनी के साथ कार्य कर रहे हैं। 2001 से एक पुराने 2 पहिए वाहन से शुरुआत की, दूर दराज के इलाकों की यात्रा की, लोगों को जीवन बदलने के अवसर के बारे में शिक्षित किया और लाखों लोगों के सपनों को रोशन करने के लिए बहुत मेहनत की। अब उनका अगला सपना यह है कि यह नेक व्यवसाय जिसने लोगों को शिक्षा, गौरव और पहचान दी है, कई ज्वलंत राष्ट्रीय मुद्दों जैसे महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, कालाबाजारी, मिलावट, धार्मिक एवं राजनीतिक समस्याओं का समाधान भी दिया है। डायरेक्ट सेलिंग उद्योग के रूप में पहचाना जाए, हर कोई मानता है बिना किसी संदेह के कि यह व्यवसाय राष्ट्रीय एकीकरण के साथ साथ हमारे पूर्व राष्ट्रपति महान डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा देखे गए सपने, जिसमें उन्होंने कहा था भारत 2020 की एक बड़ी शक्ति बन के उभरेगी, और इस सपने को साकार करने में डायरेक्ट सेलिंग सक्षम है। न्याय के लिए संघर्ष। दिसंबर 2011 से अक्टूबर 2012 तक यह इच्छा शक्ति का कड़ा इम्तिहान था। बुद्धि प्रशासनिक निरीक्षण के बहाने कंपनी बंद हो गए। लगभग 1 करोड़ 31 लाख डिस्ट्रीब्यूटर एक झटके में उनके वर्तमान और भविष्य खतरे में आ गए। यह न्याय के लिए संघर्ष की शुरुआत थी। सैकड़ों जिला कार्यालय में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद कमाई के स्रोत को पुनर्जीवित करने के संबंध में भारत के माननीय राष्ट्रपति को हजारों पोस्ट कार्ड भेजे गए। 2 मार्च से 4 मार्च 2012 तक जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया गया। भूख हड़ताल के साथ वहां से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और कई अन्य मंत्रियों को कारोबार को शीघ्र पुनर्जीवित करने के लिए ज्ञापन सौंपा गया। इसके बाद 16 से 18 मार्च 2012 तक 5000 से अधिक लोगों ने दिल्ली के रामलीला मैदान के आसपास फुटपाथ पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन जारी रखा। इसके बाद 19 मार्च 2012 को हजारों प्रदर्शनकारियों की मौजूदगी में जंतर मंतर की ओर मार्च निकाला गया। 534 लोगों ने जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की। लगभग सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के 2 दर्जन से अधिक सांसद सदस्यों ने आंदोलन को संबोधित किया और संघर्ष का समर्थन करने का वादा किया। प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता, कई गणमान्य व्यक्ति इस आंदोलन का समर्थन करने के लिए व्यक्तिगत रूप से आए। यह विरोध प्रदर्शन 1.5 करोड़ लोगों के लिए न्याय और सरकार से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के लिए उचित कानून की मांग को लेकर हो रहा था। यह 29 मार्च 2012 की बात है, जब कैबिनेट मंत्री श्री वी नारायण सामी ने 11 दिन पुराने विरोध प्रदर्शन को बंद करने से पहले इस मुद्दे को हल करने का आश्वासन दिया था। कुछ महीने बीत गए, कुछ भी नजर नहीं आने पर देश भर से लोग 9 मई 2012 को उद्योग मैदान जयपुर में एकत्र हुए और अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक राजस्थान सरकार से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के लिए दिशा निर्देश घोषित नहीं हो जाते, तब तक वे यहां से नहीं जाएंगे। 35 दिनों के विरोध प्रदर्शन के बाद 13 जून 2012 से 11 लोगों द्वारा रिले भूख हड़ताल शुरू की गई। राजस्थान के इतिहास का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन, भूख हड़ताल का 117वां दिन, विरोध प्रदर्शन का 152वां दिन। हजारों प्रभावित वितरक जयपुर के उद्योग मैदान में एकत्र हुए। यह देखना हृदय विदारक था कि मई जून का 48 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वाली गर्मी हो या अगस्त सितंबर के रिकॉर्ड तौर बारिश हो, किसी भी डायरेक्ट सेलर के लड़ने के जज्बे को कम नहीं कर सकी। 6 महीने के बच्चे से लेकर 70 वर्ष के बुजुर्ग तक सभी हर परिस्थिति में डटे रहे। 7 अक्टूबर 2012 को राजस्थान सरकार द्वारा दिशा निर्देश जारी करने के साथ प्रदर्शनकारियों के उद्देश्य पूरे हो गए। यह न केवल संघर्ष कर रहे लोगों की जीत थी,
ये उन सभी प्रदर्शनकारियों की जीत थी, बल्कि उन राजनेताओं, प्रशासकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं आदि की भी जीत थी जिन्होंने दर्द महसूस किया। करोड़ों प्रभावित लोगों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन सब के बीच फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री का मार्गदर्शन एवं उपस्थिति रही। विरोध स्थल पर एपी रेड्डी ने विरोध को आकार और दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिना किसी संदेह के ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि एक या दो राज्य सरकारों से दिशा निर्देश प्राप्त करना इस अद्वितीय व्यवसाय के साथ कोई न्याय नहीं होगा। समय की मांग है कि हमारी केंद्र सरकार इस व्यवसाय को उद्योग माने और ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया आदि जैसे कई अन्य देशों के समान उचित कानून और अधिनियम बनाए। आपने तो सुना होगा, 1 और 1 11 होता है। हम बहुत बड़ी संख्या है, जरूरत है जुड़ने की। दोस्तों, इस तरह से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को आज इस मुकाम पे पहुंचाने के लिए सुरेंद्र वत्स सर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज उनकी संघर्ष और त्याग का नतीजा है कि उन्होंने लोगों को एकत्रित किया और इसके प्रति संघर्ष किया। डायरेक्ट सेलिंग को मान्यता दिलाने के लिए, डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर गाइडलाइंस, रूल्स ऑफ रेगुलेशन बनाने के लिए संघर्ष की शुरुआत की, जिसकी वजह से आज डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में रूल्स ऑफ रेगुलेशन बनी, गाइडलाइंस बनी और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इसके ऊपर कानून भी बनेगी। आज भी वो लोग कोशिश में लगे हुए हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के ऊपर में कानून बने और इसको उद्योग के रूप में मान्यता मिले। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हर एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को करने वाले व्यक्ति जान पाए कि डायरेक्ट सेलिंग का इतिहास क्या रहा है इंडिया में और यहाँ तक डायरेक्ट सेलिंग को पहुँचाने में सुरेंद्र वत्स सर का कितना बड़ा योगदान रहा है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल में अगर आप नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।